तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी तथ्य हमको मिलते हैं वो गुणात्मक होते हैं और अधिकतर गुणात्मक जो चर होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि कम उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो गुणात्मक चर आपके पास है उसमें उसका बेस सांख्यिकी होता है। गुणात्मक चर मात्रात्मक चर का बेस सांख्यिकी होता है, क्योंकि जो भी सोशल साइंसेस के वेरिएबल्स हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं उनका स्वरूप स्थिर ना होकर डायनेमिक होता है, वो बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका मेजरमेंट करना अपने आप में एक कठिन काम होता है। तो इसलिए गुणात्मक चर में सबसे पहला काम शोधार्थी का ये रहता है कि वो जो जिन एट्रीब्यूट्स का या क्वालिटीज का वो अध्ययन कर रहा है सबसे पहले उनको मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करे, यानी गुणों को मात्रा में बदले, जिसको हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। तो मापन एक प्रक्रिया है जिसमें लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल के तहत हम विभिन्न विशेषताओं या घटनाओं जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उनको अंक प्रदान करते हैं। यानी अंक प्रदान करने की लॉजिकली एक्सेप्टेड एक प्रोसेस है मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट में जो गुण विशेष जिसका या जिस विशेषता का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए हम उसको आंकिक रूप प्रदान करते हैं, गुण को अंकों में पहले हम बदलते हैं। ठीक, तो उसके बाद जब हम अंकों में बदलते हैं तो उसके लिए हम विभिन्न जो अलग अलग तरह के लेबल्स हैं, लेबल्स ऑफ मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उनका हम यूज करते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। तो मापन के जो विभिन्न स्तर हैं उन स्तर में सबसे पहला नॉमिनल जो स्केल है वो सबसे पहला और निम्न स्तर का स्केल इसको कहते हैं। लेकिन निम्न स्तर से मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, ये भी बहुत काम का है। लेकिन नामात्मक स्केल, खासतौर से नामात्मक स्केल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो नामात्मक स्केल में हम किसी वस्तु, घटना या एट्रीब्यूट जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उनको हम किसी एक गुण विशेष के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज हम कर देते हैं, लेकिन एक गुण विशेष के आधार पर। ऐसी स्थिति में जब हम डिफरेंट कैटेगरीज को बनाते हैं तो हर कैटेगरी में उस गुण विशेष की मात्रा हर एक ग्रुप में समान रूप से, ग्रुप के अंदर समान रूप से होती है। यानी वो ग्रुप उस गुण विशेष के आधार पर होमोजीनियस ग्रुप होता है, सजातीय समूह होता है। उस गुण की मात्रा हर वर्ग के जो ग्रुप के अंदर जो मेंबर है उस मेंबर में हर एक में वो गुण मौजूद रहता है, इसलिए उसमें होमोजेनिटी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और इसकी ये विशेषता होती है कि एक समय में एक व्यक्ति किसी एक ही समूह का सदस्य हो सकता है। ठीक है, और दूसरे समूह के गुणों का अभाव होगा, दूसरे समूह में जो गुण है वो गुण उसमें नहीं होगा। जैसे हमने कहा जेंडर के आधार पर मेल फीमेल, ठीक है, या पास फेल, जीवित मृत, शादीशुदा या कुआरा। तो इस तरह से जो भी कैटेगरी हम केवल कर देते हैं और उनको हम अंक प्रदान कर देते हैं केवल लेबलिंग के लिए, और उन अंकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमने कहा मेल को नंबर 1, फीमेल को नंबर 2, इसका मतलब नहीं है कि मेल ज्यादा है या फीमेल कम है। तो ये केवल अपनी पहचान के लिए लेबल हम कर देते हैं 1, 2 या 2, जैसे खिलाड़ियों के नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिसको नंबर 1 मिला है सबसे अच्छा खिलाड़ी है, जिसको 10 मिला है तो खराब है, केवल लेबलिंग हम उसमें करते हैं। तो जहां तक इसमें सांख्यिकी के प्रयोग का प्रश्न है, सामान्य तौर पर इसमें गुणा भाग की प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं जोड़ घटाने की प्रक्रिया की जाती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी आप इसकी ले सकते हैं, आवृत्तियों की गणना आप कर सकते हैं और प्रतिशत के आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको बहुत आवश्यक हो कि उसमें आपको सार्थकता देखनी हो
तो फ्रीक्वेंसीज जब हमारे पास हैं तो सार्थकता को देखने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जब होती हैं तो हम काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, तो काई स्क्वायर का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। बाकी सांख्यिकी गणना इसमें नहीं की जाती हैं और बहुत आवश्यक हो तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो दूसरा स्तर लेबलिंग का है वो है रैंक हम कर देते हैं ऑर्डर से, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल जिसको हम कहते हैं, क्रमात्मक स्केल। क्रमात्मक स्केल में हम इसके नॉमिनल स्केल की तो सारी विशेषताएं होती हैं और उसके बाद हम समूह के अंदर, अभी हम समूह बना रहे थे किसी एक गुण विशेष के आधार पर, और अब उस समूह के अंदर उस एक पर्टिकुलर गुण के आधार पर जिसमें हमने समूह बनाया है उनकी हम रैंकिंग कर देते हैं गुणों की मात्रा के आधार पर, कि सबसे अधिक गुण की मात्रा इसमें है नंबर 1, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इस तरह से गुण की मात्रा के आधार पर केवल हम उसको रैंक दे देते हैं कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें ये विधि नॉमिनल से तो अच्छी है, मगर इसकी कमी ये है कि इसमें आपस में इनका कितना डिफरेंस है ये पता नहीं होता। हमने कहा कि इस गुण की मात्रा में नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, मान लीजिए स्कोर आपको मिले हैं, किसी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, आपको अंक मिले हैं, एक के स्कोर 60 है, दूसरे का 30 है, तीसरे का 29 है, तो 60 नंबर 1, 30 नंबर 2, 29 नंबर 3। आपस का डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंस है या सेकंड के और थर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपस के डिफरेंस को ना बता के केवल क्रम बताता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या हाइट के आधार पर सबसे लंबा उससे छोटा छोटा। तो इसमें जहां तक सांख्यिकी विधियों का प्रश्न है, तो इसमें अगर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो तो मीडियन का आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है इसको। और वहां अगर आपको इसमें वेरिएशन देखना है, वेरिएबिलिटी का अध्ययन करना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का हम प्रयोग करते हैं। कोरिलेशन अगर हमको करना हो तो उसमें हम रैंक डिफरेंस मेथड का अधिकतर इसमें उपयोग करते हैं। तीसरा जो लेवल मापन का है वो है इंटरवल स्केल या अंतराल मापनी। अंतराल मापनी में नॉमिनल और ऑर्डिनल की दोनों विशेषताएं होती हैं, यानी होमोजेनिटी के किसी गुण के आधार पर हम वर्ग बना, वर्ग के आधार पर क्रम भी हमने लगाए, और यहाँ पर हम जो गुण विशेष के हमको मिला है स्कोर, उनको हम समान अंतराल के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये अंक इससे दुगना है। ठीक है, जैसे हमने कहा 5 स्कोर वाला, 10 वाला, 15 वाला, या हमने कहा 5 to 10, 10 to 15, मिड पॉइंट उसका लेकर के हम इस तरह से चल सकते हैं। तो ये अधिकतर सोशल साइंसेज में, खासतौर से साइकोलॉजी एजुकेशन में इसका प्रयोग अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है, इंटरवल स्केल का। इसमें विभिन्न जो स्कोर हैं उनको समान मान के आधार पर अलग अलग अंतराल में हम बांट देते हैं, जहां पर हम ये तो कह सकते हैं कि ये इससे दुगना, 10 का स्कोर 20 स्कोर 10 से दुगना है। ठीक है, लेकिन इस स्केल की जो कमी है कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, हाइपोथेटिकल जीरो होता है, काल्पनिक जीरो बिंदु होता है। हम वो मान के चलते हैं कि ये जीरो स्कोर है और ये कितना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि 20 अंक पाने वाला 10 से ठीक दुगना होशियार है या उससे ज्यादा दुगना उसमें उसके गुण की मात्रा है। सिर्फ अंतर ये बताता है कि ये 10 ज्यादा इसको मिल रहा है, लेकिन उससे दुगना आप नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर किसी को स्कोर 0 मिल गया तो हम ये नहीं कह सकते कि इस गुण की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 0 स्कोर का मतलब ये नहीं है कि उसमें, क्योंकि हाइपोथेटिकल 0 है तो 0 का मतलब ये नहीं है कि इसमें गुण का अभाव है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, अगर उसका स्कोर 0 आ गया तो 0 आने का मतलब ये नहीं है कि उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो काउंटिंग जानता होगा या टेबल्स पढ़ लेता होगा, कुछ न कुछ वो जानता है, लेकिन 0 उसमें नहीं है, क्योंकि इसमें
हम एक हाइपोथेटिकल जीरो लेके चलते हैं तो ये इंटरवल स्केल होता है। और चौथा जो स्केल होता है सामान्य तौर पर प्योर साइंसेज में इसका प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम भी करते हैं, खासतौर से साइकोफिजिक्स का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें ये सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक मापनी मानी जाती है। लेकिन सोशल साइंसेज में इसका प्रयोग बहुत कम हो पाता है। तो इसकी भी, इसमें ये तीनों विशेषताएं होती हैं, नॉमिनल की भी, ऑर्डिनल की भी और इंटरवल की। लेकिन यहाँ पर इसमें एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी होता है, वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। तो यहाँ पर सभी होगा कि भाई पहले गुण विशेष के आधार पर, फिर क्रम, और फिर समान इंटरवल में हम बांटेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई स्कोर से दुगना है तो हम कह सकते हैं कि इससे वास्तव में दुगना है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो है, हम 0 पॉइंट से चले हैं। जैसे हमने कहा कि बी टाउन ए से 10 किलोमीटर दूर है और सी 20 किलोमीटर दूर है। अब हम ये कह सकते हैं कि बी जो है सी से दुगनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में दुगना है। या गुण का हालांकि मेजरमेंट इससे नहीं हो पाता है, तो वहां पर भी हम कह सकते थे कि नहीं तो इस गुण की मात्रा इसमें दुगनी होगी। तो अधिकतर ये जो प्योर साइंसेस की रिसर्च होती हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का प्रयोग करेंगे। ये निर्भर करेगा आपकी शोध की प्रकृति पर, या किस तरह की आपके शोध की प्रकृति है, किस तरह से आप डेटा लेना चाहते हैं, ये निर्भर करता है कि आप किस स्केल का प्रयोग करें। सामान्य तौर पर सोशल साइंसेज में, खासतौर से साइकोलॉजी, एजुकेशन, इनमें इंटरवल स्केल का अधिकतर प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि और स्केल का प्रयोग नहीं होता है, उनका भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम इंटरवल स्केल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद स्केल हमने निर्धारित कर लिया कि भाई किस तरह से हमने मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के बाद अब प्रश्न होता है कि हम अपनी समस्या के समाधान या उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए अब आगे क्या करेंगे। तो अब सबसे पहला काम आता है डेटा कलेक्शन, ठीक है। तथ्य आपको संग्रहित करने पड़ते हैं, डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। आपने डिसाइड कर लिया कि किस तरह की स्केल या किस तरह की लेवल की आप मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। आपने 5 पॉइंट रेटिंग लगाया, 2 पॉइंट लगाया, जो भी आपने लगाया है, या रैंकिंग आपने कर ली गुण के आधार पर, तो डेटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि सोशल साइंसेज में केवल एक व्यक्ति के आधार पर हम किसी निष्कर्ष के स्कोर के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, और न ही हम अपने जो फाइंडिंग्स हैं उनका सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम सोशल साइंसेज में अध्ययन करते हैं तो काफी लार्ज ग्रुप हमारे पास होता है, बड़े समूह पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा समूह होता है, तो उस पर हम जो भी हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार हम डेटा कलेक्शन करते हैं। जो भी आपने टूल चुना है उसके द्वारा, या जो भी आपने सोचा है सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे या क्वेश्चनर करेंगे, तो आपने अपने जो सैंपल है तो उस पर डेटा का कलेक्शन आप कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जब डेटा मिलता है तो डेटा भी हमारे पास जब हम मेजर करते हैं तो 2 तरह का होता है। एक कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा होता है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का होता है, खंडित श्रृंखला और निरंतर श्रृंखला। तो डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रृंखला वो श्रृंखला कहलाती है जहां पर जो गुण जिसका चर जो है उसका अपने आप में पूर्ण अस्तित्व होता है, उसका विभाजन भौतिक रूप से आप नहीं कर सकते हैं, वो खंडित श्रृंखला के चर कहलाते हैं। खासतौर से क्वालिटेटिव में इस तरह के चर होते हैं, जैसे हमने कहा मेल फीमेल, ठीक है। हमने कहा कि एक क्लास में बच्चों की संख्या 10 है तो वो 10 ही होगी, 9.5 या 10.4 नहीं हो सकती है। ऐसे चर जिनका भौतिक रूप से विभाजन संभव नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व है, इस तरह के चर होते हैं। खासतौर से अधिकतर इन चरों का मापन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम करते हैं, ठीक है। जैसे नॉमिनल स्केल था, हमने कहा कि अगर हमने ग्रुप बनाए मेल फीमेल के 10 लड़के थे, 15 लड़कियां थी, ठीक है। तो दूसरा जो चर होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज का वेरिएबल होता है, निरंतर श्रृंखला का चर। तो
ऐसे चर जिनका भौतिक रूप से छोटे हिस्सों तक विभाजन संभव है, इन चरों को हम कंटिन्यूअस सीरीज के वेरिएबल या निरंतर श्रृंखला के चर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा टाइम है, वर्ष, महीना, घंटा, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, कोई ऐसा वो नहीं है कि एकदम से विभाजित हो जाए, यहाँ पर एक खत्म है वहीं पर दूसरा शुरू होता है, अर्थात इसमें लीनियरिटी होती है, रेखीय संबंध। कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसमें रेखीय संबंध वाले चर होते हैं। ठीक, अब जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, अब इनमें से किस चर का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करने के बाद अब हमारे पास डेटा आ गया। डेटा मतलब हो गया अंकों का समूह, एक अंक नहीं बल्कि कई लोगों के अंक जब हमने मिला लिए तो वो डेटा है, ठीक है, या प्रदत्त है। अब चूंकि हमारे पास मान लीजिए हमने 10,000 विद्यार्थियों का अध्ययन किया, डेटा कलेक्ट किया, तो उन 10,000 विद्यार्थियों के डेटा के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, 10,000 स्कोर हमारे पास हैं, तो अब हम चूंकि स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं बल्कि ग्रुप का अध्ययन किया, ये ग्रुप के बारे में बताता है, तो अब 10,000 लोगों के स्कोर के बारे में का हमारे पास डेटा है, तो ऐसी स्थिति में हम उन 10,000 विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि हर एक का स्कोर अलग अलग। तो सबसे पहला काम हम करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थीकरण करते हैं डेटा को। ठीक है, तो डेटा को व्यवस्थीकरण के लिए कई तरीके हैं, अधिकतर जो चलता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल एरी है या साधारण व्यवस्था, लेकिन ये तब उपयोग में होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स बहुत कम हो, तो ऐसी अवस्था हम साधारण व्यवस्था कर लेते हैं, जहां पर हम अंकों को बढ़ते हुए या घटते हुए किसी एक क्रम में लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है और लोएस्ट स्कोर इसका क्या है। लेकिन इसका उपयोग तभी होता है जब स्कोर बहुत कम। अब 10,000 के स्कोर को हम छांट के क्रम में लगाने लगे तो ये संभव नहीं है, और काफी इसमें संभव तो है लेकिन काफी कठिनाई इसमें। तो दूसरी जो व्यवस्था हम करते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति विधि। आवृत्ति विधि का भी उपयोग हम तभी करते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो, जो नंबर कम हो, संख्याएं कम हो, या संख्याओं का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो। तो ऐसे में हम अंकों को असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए या घटते हुए किसी एक क्रम में लिखने के बाद उसके आगे उस संख्या को बार बार न लिख करके हम लिख देते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जितना है। मान लीजिए 4 जो है 5 टाइम आया है, तो 4 के आगे हम फ्रीक्वेंसी 5 लिखते हैं। ठीक है, बार बार 4 न लिख करके उसको लिखते हैं। लेकिन इनका उपयोग तभी हो सकता है, जैसे अनग्रुप डेटा को जब हम करते हैं तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन जो सैंपल है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं, आवृत्ति वितरण। ठीक है, तो आवृत्ति वितरण में अब आवृत्ति वितरण का निर्माण करते हैं। तो आवृत्ति वितरण से मतलब है कि विभिन्न जो होमोजीनियस सजातीय गुणों के आधार पर जब हम प्राप्तांकों को विभिन्न खंडों में बांट देते हैं, ठीक है, तो उसको हम विभिन्न खंडों में बांटते हैं, तब उसकी फ्रीक्वेंसीज हम ज्ञात कर लेते हैं आवृत्ति विधि में। सबसे पहले रेंज मालूम कर लेते हैं, उसका फैलाव क्या है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में थोड़ा सा है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल अब कितने रखे जाए। ठीक है, अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं उससे हमको ये पता चल, एक तो जो विशाल आंकड़ा है वो छोटे उसमें हम ले आए, और उससे उसकी जो उसके गुण हैं वो हमने देख लिया कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, अधिकतर लोगों का स्कोर कहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको बनाने के लिए सामान्य तौर पर अब इसमें जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला तो जो हमारे पास रॉ डेटा है, जो हमने अंक लिए थे वो रॉ डेटा उसको हम कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया। तो रॉ डेटा में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद उसकी शुद्धता में बहुत ज्यादा कमी ना आए, यानी शुद्धता उसकी बनी रहे। ठीक है, हालांकि उसमें शुद्धता की मात्रा में कमी आएगी क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हैं, हमने कहा 5 से 10, 10 से 15, तो अब 5 नंबर पाने वाला विद्यार्थी भी उसी ग्रुप में है, 9 नंबर पाने वाला भी उसी में है।
ठीक है, थोड़ी बहुत वो तो आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा शुद्धता पर प्रभाव न पड़े। दूसरा कि हमको काम करने में आसानी, ठीक है, ये अब तो मुझे लगता है कि मैनुअल उसके लिए है, सॉफ्टवेयर में तो आप सारे स्कोर आप फीड करते हैं, निकल आता है। तो ये दो बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो सामान्य तौर पर हम कोशिश करते हैं कि 10 के आसपास, 10-12 के आसपास में हमारे क्लास इंटरवल बन जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ठीक 10 ही बने या 12 ही बने, ये भी डिपेंड करता है कि आपके नेचर पर है। अधिकतर अगर जो सांख्यिक विद हैं उनकी उसको देखें तो 5 to 20 के बीच में वो मानते हैं कि जो इंटरवल है 5 to 20 के बीच में आपकी सुविधा के अनुसार बनाई जाएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप माना स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं, आपने 20 वो बना दिए, 20 यहाँ बना दिए तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम उनको निर्धारित कर लेते हैं। तो तब हमको एक मोटा मोटा सा वर्णन समूह का, ये डिस्क्रिप्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, तो समूह के बारे में मोटा मोटा सा आपको अंदाज आ जाएगा भाई लोअर स्कोर इस ग्रुप का क्या है, हायर क्या है, दूसरे का क्या है, या अधिकतर लोगों का स्कोर कहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये इससे भी हम ठीक से अनुमान नहीं लगाते। तो अब जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा को, तो सबसे सरल तरीका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। उनको हम ग्राफ्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि विभिन्न ग्राफ्स हम बनाते हैं जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो अट्रैक्टिव हो जाए, एक दृष्टिकोण में हम उसको देख के समझ जाएं। क्योंकि जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो आपके अंकों को नहीं समझ पाएगा। आपने कहा इस ग्रुप का मीन 50 है, तो जो नहीं जानता उसकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो इस क्षेत्र से संबंध सामान्य व्यक्ति भी जिसको समझ जाए, इसलिए हम ग्राफ को बनाते हैं। साइंटिफिक स्टडी में बहुत ज्यादा इसका महत्व तो नहीं होता है, केवल सामान्य जानकारी इससे हमको मिलती है। तो जिसमें मुख्य रूप से जो हम ग्राफ बनाते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। अगर वो खंडित श्रृंखला का चर है तो हमने अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर कितनी, किसी इंटरवल के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये अगर देखना हो तो हम बार डायग्राम बनाएंगे क्योंकि वो खंडित का है, ठीक है। अगर हमको कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है तो इसी को अगर हमको दिखाना है तो वहां पर हम हिस्टोग्राम का निर्माण करेंगे, आयत चित्र, ठीक है। तो दोनों लगभग एक ही है, वो पूरा बार वर्गाकार के अंदर हम बना देते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होती है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस सीरीज का डाटा है। बार डायग्राम डिस्क्रीट का है तो वो अलग अलग बार उसके बनते हैं। और तीसरा जो ग्राफ हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के नेचर को जानने के लिए कि भाई किसी वर्गांतर के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो है पॉलीगन कंटिन्यूअस सीरीज के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दोनों, हिस्टोग्राम और पॉलीगन दोनों ये बताते हैं कि किसी एक दिए गए वर्गांतर के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो पॉलीगन का भी हम निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारे पास n बराबर है, फ्रीक्वेंसी भी लगभग बहुत डिफरेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम पॉलीगन के द्वारा कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हिस्टोग्राम या पॉलीगन में से कौन सा बनाया जाना चाहिए, तो दो एजम्पशन लेके हम चलते हैं। क्योंकि हमारे पास वर्गांतर है, हम काम करते हैं मिड पॉइंट के बेस पर, ठीक है। हम रिप्रेजेंटेटिव स्कोर एक लेते हैं। तो जब हम किसी वर्गांतर की फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करते हैं तो दो एजम्पशन लेके हम चलते हैं। पहली तो ये कि किसी वर्गांतर के अंतर्गत जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं वो क्लास इंटरवल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। 10 to 15 है तो 10 to 15 में जितनी फ्रीक्वेंसी है वो समान रूप से वितरित है। अगर हमारी एजम्पशन ये है तो तब आपका हिस्टोग्राम बनेगा। अगर हमने ये माना है कि किसी वर्गांतर के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं वो इसके मिड पॉइंट पर सेंटर्ड है, तो वहां पर आपका पॉलीगन बनेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से आगे हम अगर चलते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में हम जो डिस्क्रीट सीरीज का वेरिएबल है, पाई डायग्राम आप बना सकते हैं बार के अलावा।
पाई डायग्राम आप अक्सर इलेक्शन में देखते होंगे कि वो रुझान जब दिखाता है तो इस पार्टी का इतना हो गया, इसका इतना हो गया, क्योंकि एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, तो उसके हिसाब से वो 360 के हिसाब से मान 100 सीट हैं, ठीक है, 5 आ गई तो 100 में 5/100 गुणा 360 करके उतने का अंश का वो कोण उसमें बना देते हैं। इसी तरह से पाई डायग्राम से भी आप दिखा सकते हैं। दूसरी समस्या ग्राफ में रहती है, अगर हमारी समस्या इस तरह की हो कि किसी दिए गए एक बिंदु के नीचे कितने लोगों का स्कोर है या इससे ऊपर कितने लोगों का स्कोर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व करते हैं। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये हमेशा अपर लिमिट में हम इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि इसका काम होता है कि किसी दिए गए बिंदु से नीचे कितने लोगों का स्कोर है, तो उस स्थिति में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का उपयोग करते हैं, जहां पर हम संचय कर लेते हैं फ्रीक्वेंसीज का लोअर से अपर क्लास इंटरवल की तरह। तो उसके बाद हमको जो स्कोर चाहिए वहां से हम नीचे देख लेते हैं लाइन खींच के कि कितने लोगों का स्कोर है, जो ये बताएगा कि इस बिंदु से नीचे कितने लोगों का स्कोर है, या इससे ऊपर कितना है, तो फ्रीक्वेंसी का योग जो हम ऊपर से नीचे को करेंगे वो ये बताएगा कि इससे ऊपर को कितने लोगों का स्कोर है। तो इससे कंपेयर जब हम करते हैं, अगर n समान हो या फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, तो विभिन्न समूहों की इसके साथ हम तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करते समय दिक्कत आती है जब हमारे पास n अलग अलग हों या फ्रीक्वेंसीज अलग हों, तो ऐसी स्थिति में हम बनाते हैं ओजाइव या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ओजाइव की हिंदी है तोरण या प्रतिशत आवृत्ति वक्र। तो ये भी एक तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके आधार पर हम परसेंटेज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर जब ग्राफ का निर्माण करते हैं, तो उसके आधार पर हम कितने भी समूह जितने हमारे पास हम उनकी तुलना कर सकते हैं, 2 समूह हो 4 हो, तो क्योंकि सब 100 के बेस पर हम चल रहे हैं तो उनकी तुलना की जा सकती है। इनके द्वारा ये भी बताया जा सकता है कि भाई इसका मीडियन क्या है या इसका Q1 कितना है, Q3 कितना है, ये सारी चीजें इससे आती हैं। तो एक तो सबसे सरल जो मेथड है ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें साइंटिफिक बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य लोगों को समझने के लिए, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, इन सब वजहों से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि वर्णनात्मक सांख्यिकी का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी समूह के अंदर जो विशेषता है उसकी मात्रा कितनी है, मात्रात्मक रूप हम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति एक रिप्रेजेंटेटिव स्कोर है, जो समूह है समूह का रिप्रेजेंटेटिव स्कोर है जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि स्कोर अलग अलग होते हैं, तो अब उसके आधार पर हमने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद हमने अब वो समूह के टोटल के लिए, क्योंकि भाई किसी का मान लीजिए एक क्लास इंटरवल आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो 10 से स्टार्ट है और 70 तक है। अब उस समूह का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो उसका मिडिल का पॉइंट है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव स्कोर होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति ठीक बीच का या मध्य का अंक होता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का जब हम मापन करते हैं तो मुख्य रूप से हम लेते हैं मीन, मीडियन और मोड। हालांकि इसके अलावा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है। उस सब्जेक्ट में ज्योमेट्रिकल मीन का प्रयोग होता है, तो हार्मोनिक मीन सामान्य तौर पर साइंस में कहीं होता है। तो हम जो यूज करते हैं वो 3 मेजर मुख्य रूप से करते हैं।
मीन, मीडियन और मोड। तो मीन केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्धतम मापक होता है। मीन की कुछ विशेषताएं होती हैं कि मीन, पहला तो यह है कि शुद्धतम मापक है। दूसरा, वितरण के हर एक अंक का इसमें महत्व होता है। एक अंक भी अगर बदल दिया आपने तो आपका मध्यमान भी बदल जाएगा। वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक का इसमें समान रूप से महत्व होता है। तीसरी विशेषता होती है कि मध्यमान से और प्राप्तांकों का जो डेविएशन है उसका टोटल 0 हो। ठीक है, मध्यमान से और प्राप्तांकों के डेविएशन से मतलब है कि आप अगर हर स्कोर में से मीन को घटाएंगे तो जो आएगा उसको टोटल करेंगे तो 0 होगा। जितने माइनस होंगे उतने उसमें प्लस भी होंगे। तो ये मीन इसलिए सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्कोर हम इसको मानते हैं। तो अगली विशेषता इसकी होती है कि अगर मध्यमान के जिन प्राप्तांकों का आप मध्यमान निकाल रहे हैं उन प्राप्तांकों में कोई एक कांस्टेंट नंबर आप जोड़ दें तो उतना ही मीन आपका बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो उतना ही कम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उसी रूप में वो भी कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जो रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर में कोई संख्या जोड़ेंगे उतना ही बढ़ेगा, रॉ स्कोर में कोई संख्या घटाएंगे उतना ही कम हो जाएगा, रॉ स्कोर में कोई एक निश्चित संख्या से हर एक में भाग देंगे उतना ही कम हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना गुना बढ़ जाएगा। अब इस उपयोग का एक फायदा आप लोग कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत बड़े बड़े स्कोर हों, एक कांस्टेंट नंबर से आप भाग देके स्कोर को छोटा कर लेंगे। ठीक है, आपने मीन निकाला, उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका मीन निकल आया। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको मैनुअली करना होता है तो आप या तो एक कोई कांस्टेंट नंबर घटा लेंगे, आप नेचर देखेंगे कि भाई कांस्टेंट नंबर घटा के छोटी संख्या मिल रही है या भाग दे के मिल रही है, आपने संख्या को छोटा किया, उनको टोटल करके उसमें सिग्मा एक्स अपन एन कर लिया। ठीक, उसके बाद जो आता है उसको आपने अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटाया है तो उतना जोड़ दीजिए तो आपका मीन मिल जाए। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषताएं थी मीन की। मेथड तो आप लोग करते ही हैं अधिकतर। जो मेरा मानना है कि शॉर्ट मेथड अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो ज्यादा उपयोगी है। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड आप करते हैं, रॉ स्कोर है तो मीन को आप एज्यूम्ड मीन को आप 0 मान लीजिए, तो स्कोर में से आप 0 घटाएंगे तो वही स्कोर मिलेंगे, सीधे आप स्क्वायर करेंगे तो वो आपको ज्यादा सुविधा उसमें होगी। ठीक, अब मीन का प्रयोग कब किया जाए? पहला तो जब हमको शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो उस समय हम मीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, स्कोर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, लगभग सामान्य वितरण तब भी उसका होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बीच की फ्रीक्वेंसीज हैं वो ज्यादा हों और ऊपर तथा नीचे क्रमशः ऊपर बढ़ते और नीचे को घटने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकृति का अगर डेटा आपका है यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगभग वो है, तो उस स्थिति में आप मीन का प्रयोग करते हैं। जब आपका मेजरमेंट का स्केल इंटरवल स्केल या आप ऑर्डिनल स्केल में मीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल हो तो उस स्थिति में आप मीन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला, जब आपको वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक को महत्व देना हो तो उस स्थिति में हम मीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो मेजर केंद्रीय प्रवृत्ति का है वो है मीडियन। मीडियन ऐसा अंक है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 हिस्सों में बांट देता है, 50% अबव, 50% बिलो, एक कट पॉइंट। ठीक है, तो मीडियन की पहली विशेषता तो यही हो गई कि वितरण को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो मीडियन जब हमको 2 हिस्सों में बांटना हो तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा जो विशेषता मीडियन की होती है, मीडियन की गणना में स्कोर की वैल्यू कितनी है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि नंबर ऑफ स्कोर्स का इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो ये दो विशेषताएं हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मीन और इसको मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास स्कोर है 345, ठीक है, 345 का आप मीन निकालेंगे तो आपका मीन 4 आ जाएगा, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर हमने 5 को बदल के 8 कर दिया तो ऐसी स्थिति में मीडियन आपका अब भी 4 ही आएगा, जबकि मीन का वो बदल जाएगा, क्योंकि मीन में हर अंक का प्रभाव पड़ता है। तो मीन वहां पर मेरे ख्याल से 5 हो जा रहा है और मीडियन अब भी आपका 4 ही, ठीक है। तो ये तो अब मीडियन का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? उस स्थिति में जबकि हमारा उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। दूसरा, जब हमारे पास डेटा स्क्यूड हो, विषम हो, यानी एक तरफ को कहीं स्कोर बढ़ गए हों या घट गए हों, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो रहा है, एक किनारे के स्कोर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें स्कोर के वैल्यू का नहीं बल्कि संख्याओं का प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे पास स्क्यूड डेटा हो। तीसरा, हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास ऑर्डिनल सीरीज से डेटा हमने लिया है। अगला, जब हमारे पास कोई किसी साइड के जो इंटरवल है वो मिस हो गए, ठीक है, अगर मिसिंग हो गए, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रह गया, कहीं ऊपर का या नीचे का कोई स्कोर मिट गए हैं नीचे के, तो उस स्थिति में भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति में, क्योंकि हर अंक का महत्व है तो मीन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पर हम मीडियन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो करते हैं लोअर से अपर को क्यूमुलेटिव करते हैं। तो अगर नीचे के 2 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिट गई, टोटल हमें पता है, तो हम ऊपर से टोटल करके 50% ऊपर के अलग करेंगे तो नीचे के 50% अपने आप अलग हो जाएंगे। तो जब इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस अवस्था में भी हम मीडियन का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो मेजर केंद्रीय प्रवृत्ति का है वो है मोड या बहुलक। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन जब हमारे पास इसका प्रयोग हम अब इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे अधिक पॉपुलर वैल्यू है, जो सबसे लोकप्रिय मूल्य है, वो अगर हमको पता करना हो तो उस स्थिति में हम मोड की गणना करते हैं, या जब हमने नॉमिनल स्केल लिया हो तो उसमें हम मोड देख सकते हैं। तो मोड की गणना बहुत अधिक महत्वपूर्ण साइंटिफिक उसमें नहीं होती है, क्योंकि इसके मूल्य अलग अलग विधियों से जब आप गणना करते हैं तो बदल जाते हैं, और इसके लेकिन ये महत्वपूर्ण है इसलिए ये व्यवहारिक जगत में सबसे ज्यादा, साइंटिफिक में नहीं बल्कि व्यवहारिक जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मोड, क्योंकि मोड की गणना के आधार पर जो पॉपुलर इस समय है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कपड़े का व्यापारी है, वो देखेगा भाई किस कपड़े की सेल सबसे ज्यादा हो रही है, या रेडीमेड का दुकानदार है वो देखेगा किस नंबर के जो कपड़े हैं उनकी डिमांड सबसे ज्यादा आती है, तो वो उसी तरह से उनको मांगे। मान लीजिए आप जूते की दुकान में गए, उसको 5, 6, 7 नंबर का जूता कहेंगे वो आराम से दे देगा। अगर आपने कहा 10 नंबर का जूता चाहिए तो वो कहेगा नहीं मैं ऑर्डर से मंगा दूंगा, इस समय मेरे पास नहीं है। वो मोड का प्रयोग करता है, जो सबसे पॉपुलर हमारे पास है उसके हिसाब से वो करता है। या किसी खास डिजाइन के कपड़े आपके पास हैं, वो आपको मिल, अगर आप बाजार में प्रचलित हैं, फैशन चला है, वो मिल जाएगा। कोई पुराना वाला या एकदम दूसरा कहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वो मोड का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर हम गणना करते हैं, जो समूह हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि भाई किस स्केल से हमने मेजर किया है और हम क्या उसमें देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा जैसे मीन का प्रयोग हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके और भी जो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। एक फुलफिल होने से नहीं होगा, सारे फुलफिल होने चाहिए, तब आप उसका प्रयोग करते हैं। तो अगला जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मापक है वो है विचलनशीलता या डेविएशन। क्योंकि मीन के आधार पर या केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर हम ये देखते हैं कि इस गुण में समूह की मात्रा इतनी है, इस गुण में समूह की मात्रा इतनी है, ठीक है। कभी कभी हम रफली कंपेयर भी कर लेते हैं। हमने कहा मेल का स्कोर 50 है, फीमेल का 55 है, हमने कहा इनका स्कोर 55 है तो ये ज्यादा इनमें इस गुण की मात्रा
है, ठीक है। लेकिन हालांकि जब आप कह रहे हैं उसके आधार पर, वहां पर तो आप ठीक हैं, लेकिन केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर अगर हम विशेषता निकालते हैं तो वो कभी कभी गलत परिणाम भी उसके हो जाते हैं। जबकि क्लियर है कि भाई 51 का मीन है, दूसरे का 55 है, 55 वाला ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए किसी, या हम कहें कि दोनों ग्रुप का मीन 50 है, या दोनों, इसका मतलब है दोनों ग्रुप इक्वल है, ठीक है। तो दूसरी जो वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंदर हम मापन करते हैं वो है विचलनशीलता। विचलनशीलता ये बताती है कि अपने केंद्र बिंदु से, सामान्य तौर से मध्यमान हम लेते हैं, केंद्र बिंदु से बाकी के जो और स्कोर हैं आपके पास, जिनका आप गणना कर रहे हैं समूह के, तो वो स्कोर अपने केंद्र बिंदु से कितने दूर दूर तक फैले। तो इससे हम पता लगाते हैं कि ग्रुप होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस, सजातीय समूह है या विषम जातीय समूह है। सजातीय समूह कौन होगा? जो अपने मध्यमान के आधार में लगभग उस समूह के सभी सदस्यों के गुण लगभग समान हो, बहुत ज्यादा उनमें विचल बहुत दूर दूर तक ना हो। विषम जातीय हो कि जिसमें गुण बहुत बहुत दूर दूर तक एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के लोग उसमें। तो जब हम डेविएशन का मेजर करते हैं तो मुख्य रूप से तो हम दो का प्रयोग करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इसके अलावा रेंज और एवरेज डेविएशन भी होते हैं। तो रेंज सबसे न्यूनतम, मतलब सबसे कम शुद्ध मापक है, जो मोटा मोटा अंदाज लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि इसमें हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर करके कि इसमें पता लगा लेते हैं भाई हाईएस्ट स्कोर इतना है, इसका फैलाव कितना है, फैलाव जितना कम होगा उतना होमोजीनियस होगा, जितना ही रेंज ज्यादा होगा उतना ही ग्रुप हेटेरोजीनियस होगा। तो दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन का हम प्रयोग करते हैं। चतुर्थक विचलन का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारे पास डेटा स्क्यूड हो या कुछ अंकों की वजह से वो स्क्यूड हो रहा हो, किसी किनारे की तरफ स्कोर कोई बढ़ गया, तो उस स्थिति में हम विचलनशीलता के लिए चतुर्थक विचलन के मापक का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, जब हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो तो उस स्थिति में, क्योंकि इसका बेस होता है मीडियन, जब इनकम्प्लीट डेटा हो उस स्थिति में भी हम क्वार्टाइल डेविएशन का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास मेजरमेंट का स्केल ऑर्डिनल स्केल हो तो वहां पर भी हम क्वार्टाइल डेविएशन का प्रयोग करते हैं। या जब हमारा इंटरेस्ट केवल बीच के 50% स्कोर पर होता है, 25 से 75 के बीच में, ऊपर और नीचे हम इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ स्कोर की वजह से वो स्क्यूड होता है, बाकी स्कोर नॉर्मल होते हैं, केवल एक स्कोर बढ़ गया तो स्क्यूड हो जाता है। तो इसलिए हम मिडिल के 50% जो स्कोर हैं उनके आधार पर हम गणना करके देखते हैं कि विचलनशीलता की मात्रा इसमें कितनी है। तो उस स्थिति में हम क्वार्टाइल डेविएशन का प्रयोग करते हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक वाले में जाता है और मीन जो है पैरामेट्रिक स्टेट में आता है। तीसरा एवरेज डेविएशन है, जहां पर हम डेविएशन को वेट देते हैं, हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ये क्वार्टाइल डेविएशन से तो अधिक शुद्ध है, इसका प्रयोग लगभग बहुत कम नहीं किया जाता। तो तीसरा जो मेजर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे स्टेबल मेजर होता है, सबसे स्थायी मेजर होता है, और इसके आधार पर हम केवल डेविएशन नहीं देखते हैं बल्कि हम समूह का वर्णन भी कर सकते हैं कि इन लोगों का, अगर हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम ये भी देख सकते हैं कि लोगों का स्कोर किसके बीच में होना चाहिए, कितने % लोगों का, ठीक है। तो इसमें जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम कब करते, इसके मेथड बताने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है, अनग्रुप्ड भी है, ठीक। ये सारी मेथड से जिससे भी आपका डेटा है उसको आप करते हैं, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको सबसे स्टेबल मेजर की आवश्यकता डेविएशन की होती है। दूसरा, जब हमारे पास मेजरमेंट का जो स्केल है
वो इंटरवल या रेशियो स्केल हो। तीसरा, हर एक स्कोर को जब हमको महत्व देना हो या शुद्ध विचलनशीलता की गणना हमको करनी हो, स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इन सारी परिस्थितियों में हम मानक विचलन की गणना करते हैं। ठीक, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मीन केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर समूह के बारे में जब हम वर्णन करते हैं, दो समूहों को कंपेयर करते हैं, तो उस स्थिति में भ्रामक रिजल्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक परिवार में 600, 400 और 500 पर डे इनकम वाले 3 लोग हैं। ठीक है, तो इनका टोटल हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3, मीन हो गया 500, तो एवरेज इनकम उनकी 500। ठीक हो गया, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसी तरह से उससे मान लीजिए दूसरे परिवार के जो इनकम है वो आपके है 1200, 200 और 100। ठीक है, इसका मीन कितना हो गया? 12, 2 और 1, 15। ये भी 500 हो गया। ठीक है, अब 2 हैं आपके पास, एक में इनकम है 4, 5, 6, एवरेज इसका 500 है, 400 प्लस 600 10 हो गया, प्लस 5। ठीक है, 500 हो गया। दूसरा जो ग्रुप है उसकी इनकम है 12 प्लस 2 प्लस 1, ये भी 15 हो गया, इसका भी एवरेज कितना हो गया? 500। अगर हम मीन के आधार पर ही केवल कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी दोनों ग्रुप इक्वल है, क्योंकि इनकी भी एवरेज इनकम 500 है और इनकी भी एवरेज इनकम 500 है। जबकि हम ग्रुप के अंदर देखते हैं तो वहां पर वो ग्रुप इक्वल नहीं है। पहला ग्रुप होमोजीनियस ग्रुप है, मीन के आसपास उनकी इनकम है 400, 500 और 600। ठीक है, तो बिल्कुल मीन के आसपास है। अगर एक आदमी की इनकम बंद भी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर वहां देखिए आप, हेट्रोजीनियस ग्रुप है, उनका यहाँ पर रेंज कितना है? केवल 200 का है, 600 माइनस 400, 200 का रेंज। वहां पर जो है हाईएस्ट जो इनकम है वो 1200 है, लोएस्ट 100 है, वहां रेंज है 1100। अगर उसमें से 1200 वाला बाहर हो जाए तो अब उनका एवरेज जो इनकम है वो कितनी रहेगी? 150, जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो केवल मीन के आधार पर वर्णन करना नहीं होता है उचित, उसके साथ डेविएशन भी हमको देखना पड़ता है। जब हमने मीन के आधार पर या केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर देखा, दोनों ग्रुप इक्वल थे। जबकि हमने ग्रुप के अंदर देखा तो एक होमोजीनियस ग्रुप है, दूसरा हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप जहां पर बहुत भिन्न भिन्न लोग के हैं, इसमें आप देखिए लगभग सब एवरेज इनकम वाले लोग हैं। पहले ग्रुप में 4, 5, 6, दूसरे में या तो हाई इनकम वाला है या बिल्कुल लो इनकम वाला है, एवरेज वाला उसमें नहीं है। तो इसलिए केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर किसी समूह का वर्णन करने के बजाय उसके साथ उसके डेविएशन को भी हमको देखना चाहिए, ताकि वो ज्यादा क्लियर हो कि ग्रुप की स्थिति किस तरीके की। ठीक है, तो अब कभी कभी जब हम विचलनशीलता को देखते हैं तो उसमें मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, अगर हमसे कहा कि भाई कंपेयर करो कौन डेविएशन ज्यादा है या किसका कम है, तो नेचुरल है कि हम कहेंगे भाई इसमें 10 है तो इसका ज्यादा है, इसका कम। केवल उसके आधार पर ही हम ये नहीं कह सकते हैं, पहले हमको देखना पड़ेगा कि उनकी मेजरमेंट की यूनिट क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप जो है, मान लो एक सिंपल एग्जांपल आप ये देखिए कि अगर एक विद्यार्थी को 1000 में से 500 नंबर मिले, दूसरे वाले को 500 में से 250 मिले। अगर नंबर देख के जल्दी से आप कह देंगे 500 वाला ज्यादा है तो ये गलत है, क्योंकि दोनों के 50% मार्क्स है, क्योंकि उसके 1000 में है, उसके 500 में से है। तो सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि हाँ इसके तो 500 हैं, इसके तो 250 हैं, 250 हैं, तो ये इसके नंबर ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको जब हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट
अलग अलग हों, तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर रहे हैं या अनइक्वल मीन्स हों, तो उन स्थितियों में हमको सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन का के आधार पर कंपेयर न करके उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की गणना हम करते हैं, विचरण गुणांक की गणना हम करते हैं। ठीक, विचरण गुणांक एक तरह से परसेंटेज में, जैसे हमने कहा कि 1000 में से 500 50% है और 500 में से 50 भी 50% परसेंट हमने निकाला, तो तब हमने कहा दोनों इक्वल है, नहीं तो 500 ज्यादा लग रहा था। ठीक, तो इसी तरह से जब मेजरमेंट की मान लीजिए कि हमने हाइट और वेट का मेजरमेंट किया, ठीक हुआ, अब एक का जो एसडी कुछ आया, दूसरे का कुछ और आया, अब हम उसके आधार पर वो ना करके वहां पर अगर हम दोनों की तुलना करनी होगी तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर नहीं कहेंगे इसमें ज्यादा है इसमें कम है। ठीक, वहां पर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, यानी उसको एक धरातल पर हम लाएंगे, एक तरह से वो परसेंटेज। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की गणना करने के बाद तब हम इस स्थिति में होंगे कि किस में वेरिएशन ज्यादा है, हाइट वाले वेरिएबल में या उसके वेट वाले वेरिएबल में ज्यादा। ठीक है, या ऐसे इंच सेंटीमीटर में आप मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक ग्रुप का मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 6 आ गया, दूसरे ग्रुप का मेजरमेंट हमने फीट में किया, उसका डेविएशन हमारे पास 4 आ गया, तो अब किसमें डेविएशन ज्यादा है, 6 वाले, क्योंकि वो सेंटीमीटर में, अगर आप 4 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन किसमें ज्यादा हुआ, 10 वाले, 4 वाले में। ठीक भाई, वहां 4 इंच का वेरिएशन है, उसकी मेजरमेंट का जो तरीका है वो इंच में, तो वेरिएशन 4 का है, वहां आपके पास सेंटीमीटर में 6 का है। तो इसलिए जब भी आप अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, एन अनइक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में जब आप दो मानक विचलन की तुलना करते हैं तो आपको सीधे कंपेयर न करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की गणना करनी चाहिए। कोफिशिएंट वेरिएशन एक तरह से जैसे हम स्कोर को परसेंटेज में बदलते हैं वही, ठीक है, हम उसको परसेंटेज में बदल के दोनों को एक कंटिन्यूम में ले आते हैं, तब हम कह सकते हैं भाई इसमें ज्यादा है वेरिएशन, इस ग्रुप में वेरिएशन कम। तो इसलिए तो इसी तरह से वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालते हैं तो शेपर्ड करेक्शन भी एक है, लेकिन शेपर्ड करेक्शन का बहुत ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास ग्रुपिंग जब आप करते हैं, ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े हों, तो उस स्थिति में उसमें पड़ सकता है, तो उसका जब ये यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। शुद्ध अगर मानक विचलन निकालना हो तो उस स्थिति में आप शेपर्ड करेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको मैंने बताए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम समूह के गुणों का वर्णन करते हैं, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसीज के आधार पर करते हैं, तीसरा विचलनशीलता के आधार पर भी हम विभिन्न समूहों के प्रकृति को देखते हैं कि उसमें कितने, यानी उसका जो वर्णन करते हैं कि इसमें ज्यादा वेरिएशन है, होमोजीनियस ग्रुप है या हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसका पता हम इनसे लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका आता है कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध ये बताता है कि दो चर आपस में किस मात्रा में एसोसिएटेड हैं, उनमें किस तरह का एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो सहसंबंध की जो बाकी तो आपने पढ़ा ही है कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे आप जानते हैं। और अब सहसंबंध की गणना कब की जानी चाहिए, किस समय किस सहसंबंध को हमको देखना होता है, तो सहसंबंध की गणना हम करते हैं ये जानने के लिए कि एक चर, जब हम देखते हैं कि एक चर दूसरे चर से किस मात्रा तक एसोसिएटेड है, यानी एक दूसरे का किस मात्रा में अनुसरण कर रहा है।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, एक्स और वाई। ठीक, अब इनका प्रयोग कब किया जाना चाहिए? जब हमने ऑर्डिनल डेटा हमारे पास है, तो उस स्थिति में हमको रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयरमैन की मेथड का हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको स्कोर ना दे करके केवल रैंकिंग दी रहती है कि ये दो समूह हैं जिनकी रैंकिंग ये है, तो इन वेरिएबल के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उनके संबंध को जो आया उससे आप नहीं कर सकते, रैंकिंग है, तो वहां पर रैंक डिफरेंस मेथड जो नॉन पैरामेट्रिक की मेथड मानी जाती है उसका आप प्रयोग करेंगे, स्पीयरमैन का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको रैंक दिए हुए रहते हैं, फिर आप स्पीयरमैन का लगाने हैं, फिर आप उनकी रैंकिंग करते हैं। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब आपसे कहा कि भाई ये दो सब्जेक्ट के या दो उन वेरिएबल के रैंक आपको दिए गए हैं, इस पर स्पीयरमैन मेथड से कैलकुलेट करो, तो आप फिर से उनको रैंकिंग करते हैं, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला था पहला आ जाएगा। तो रैंक दिए हैं तो केवल आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के बाद आप उसको डी स्क्वायर करिए, तब आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंक में जब डेटा हो या नॉन पैरामेट्रिक का हम प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्डिनल स्केल का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पीयरमैन मेथड अच्छी मेथड इसकी समझी जाती है। ठीक, दूसरा होता है इसके अलावा जो मेन मेथड हम प्रयोग करते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा उपयोगी भी है। तो पियर्सन मेथड का जब हम उपयोग करते हैं तो उसकी कुछ मान्यताएं पहले हमको फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है कि ये वेरिएबल में जो है लीनियरिटी है, रेखीय संबंध है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज का वेरिएबल ये होना चाहिए। ठीक है, अगर रेखीय संबंध में खंडित है तो वहां पर आप पियर्सन की गणना नहीं कर सकते। दूसरा, रेशियो स्केल का जब होता है तब आप कर सकते हैं, रेशियो इंटरवल स्केल, तब आप पियर्सन की गणना कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें होता है। इन सारी परिस्थितियों में आप पियर्सन की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी हो या आगे और सांख्यिकी की गणना करनी हो, तो उस स्थिति में भी हम इसकी गणना करते हैं, किसकी? पियर्सन की। जब रिग्रेशन इक्वेशन हो या फिर जब हमको टी टेस्ट देखना हो कोरिलेटेड ग्रुप का, तो ऐसी स्थितियों में हम सहसंबंध गुणांक में पियर्सन कोरिलेशन की गणना करते हैं। इसके कई मेथड हैं, रियल मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है अधिकतर हम, और तीसरी जो स्कैटर्ड मेथड का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डिफरेंस मेथड है, रिड्यूस्ड स्कोर मेथड है। तो मुख्य रूप से आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप रियल मीन का करें, चाहे आप एज्यूम्ड मीन का करें, चाहे आप उसका करें। लेकिन ये जो चार मेथड है, डिफरेंस मेथड, रिड्यूस्ड स्कोर, एज्यूम्ड मीन और रियल मीन, इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स कम होते हैं। अगर स्कोर कम होते हैं तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि प्रयोग तो वैसे भी होगा, लेकिन इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जब स्कोर कम। जब हमारे पास स्कोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम पियर्सन की मेथड का प्रयोग, पियर्सन की स्कैटर डायग्राम गुणन अवगुणन विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वहां पर जब हमारे पास मान लीजिए हमने कहा 10,000 लोगों का हमने देखा है, तो अगर हम ये बाकी जो मेथड है इनका प्रयोग करेंगे तो काफी कठिनाई हमको होगी। तो ऐसी स्थिति में पहले हम उनको ग्रुप्स बना लेते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल के बाद तब हम क्लास इंटरवल के आधार पर जब गणना करते हैं तो वो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड या गुणन अवगुणन विधि में प्रकीर्ण और एक विधि का हम प्रयोग करते हैं जब लार्ज सैंपल हो। क्योंकि रिसर्च आप करते हैं तो सैंपल आपका बड़ा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में स्कैटर डायग्राम का प्रयोग अधिकतर किया जाना चाहिए। तो ये कोरिलेशन की जो विभिन्न मेथड हैं, इनमें से आप किस विधि का प्रयोग करते हैं? जब आपके पास लीनियरिटी है, नॉर्मलिटी है, तो ऐसी स्थिति में
आप पियर्सन का करते हैं, अगर आपका रैंक है तो तब आप स्पीयरमैन की मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी जो एजम्पशन मेथड का जहां प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जब आपके पास स्कोर छोटा हो तो रियल, एज्यूम्ड या रिड्यूस्ड स्कोर या डिफरेंस में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। अगर स्कोर बड़ा है तो तब आप स्कैटर डायग्राम का प्रयोग करेंगे, तो आपके लिए सुविधाजनक है। इसके अलावा और भी कुछ मेथड होती हैं। कभी कभी हमको जब हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो इस तरह के चर भी मिलते हैं जिनमें एक चर कंटिन्यूअस सीरीज का होता है और उसका मेजरमेंट भी कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, लेकिन दूसरा चर होता कंटिन्यूअस सीरीज का है लेकिन उसको डिकोटोमाइज कर देते हैं, दो हिस्सों में हम किसी काल्पनिक आधार पर बांट देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब वहां पर हम क्या करेंगे, बाइसीरियल कोरिलेशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसकी बाकी एजम्पशन का हम ध्यान रखेंगे कि वो जो है दोनों कंटिन्यूअस सीरीज के वेरिएबल हैं, रैंडम सिलेक्शन भी है, उसमें एजम्पशन भी नॉर्मलिटी का है, ठीक है। और जो डिकोटोमाइज हमने किया है, द्विभाजी जो किया है, द्विभाजी का मतलब है एक किसी चर को दो हिस्सों में बांट देना, लेकिन वो द्विभाजन रियल डिकोटोमी नहीं है बल्कि किसी काल्पनिक आधार पर हमने उसको बांटा है, ठीक है। वो रियल डिकोटोमी भी हो सकती है लेकिन हमने वहां पर काल्पनिक आधार पर उसको बांटा है। तो ऐसी स्थिति का अगर वेरिएबल आपके पास है तो तब आप बाइसीरियल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाकी आप सारे वो नॉर्मलिटी और उसकी जो बाकी शर्तें हैं, ठीक है, तो वो सारे स्कोर जो है लगभग मीन के आसपास हो, नॉर्मल हो, ये सारी शर्तें जब पूरी करता है तो तब आप बाइसीरियल का प्रयोग करेंगे, दूसरा भी दोनों वेरिएबल नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज के, ठीक है। लेकिन कभी कभी फिर इस तरह के वेरिएबल भी हमको देखने को मिलते हैं कि जिनमें दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो कंटिन्यूअस सीरीज का होता है लेकिन दूसरा वेरिएबल डिकोटोमी और उसमें रियल डिकोटोमी होती है, ठीक है। पहले क्या था, पहला कंटिन्यूअस था, दूसरे में डिकोटोमी, दो हिस्सों में हमने बांटा था, एक रियल, वो रियल डिकोटोमी नहीं थी, वो हमने अपने किसी आधार पर उसको बांटा था, हमने कहा मीन बिलो मीन, ठीक। तो हमने दो, या हमने कहा समायोजित और कुसमायोजित, हमने एक काल्पनिक आधार पर उसके दो हिस्से कर दिए थे। मान लीजिए हमने कहा आईक्यू है, आईक्यू को हमने कंटिन्यूअस सीरीज में माप लिया, ठीक, और अब हमने देखा कि किस आईक्यू में कितने बच्चे समायोजित हैं या कुसमायोजित हैं। अब हमने समायोजन का मेजरमेंट किया है, समायोजन के मेजरमेंट के आधार पर हमने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, समायोजित और कुसमायोजित। दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस सीरीज के हैं और सेकंड वाले वेरिएबल को हमने समायोजन के आधार पर आर्टिफिशियल डिकोटोमी है, ठीक है। तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, तो वहां पर बाइसीरियल कोएफिशिएंट का प्रयोग होता है। इसमें इसकी कमी ये है कि कभी कभी इसका जब कोएफिशिएंट, जनरली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो लिमिट होती है पॉइंट प्लस माइनस 0.1 रहती है, ठीक है। लेकिन एक ये ऐसी मेथड है बाइसीरियल मेथड, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी कभी एक से अधिक भी आ सकता है, ठीक है। ये सामान्य तौर पर एक से अधिक तब आता है जब बाय मॉडल या ट्राई मॉडल टाइप के वेरिएबल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास। बाय मॉडल मतलब है दो मोड, जिस उसमें दो मोड हूं, क्योंकि देख करके मोड दो तरह का होता है, क्रूड और एक्चुअल मोड। क्रूड मोड देख के पता चलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका मिड पॉइंट, उस इंटरवल। जहां पर बाय मॉडल हो मतलब दो मोड हो जिसके, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी, हालांकि सामान्य तौर पर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बाइसीरियल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मूल्य एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक।
बाकी जितने भी आप कोफिशिएंट कोरिलेशन की आप गणना करते हैं वो ±1 इसी के अंदर या उससे इसी के बीच में वो रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमने बात कर रहे थे, एक कंटिन्यूअस सीरीज का है वेरिएबल और दूसरे में रियल डिकोटोमी। रियल डिकोटोमी का मतलब है वास्तव में द्विभाजी है। अब वास्तव में द्विभाजी है तो उसके अंदर नॉर्मलिटी नहीं होगी। ठीक है, एक तो कंटिन्यूअस हो गया, उसके रियल डिकोटोमी है तो वहां पर उसमें ना उसमें कंटिन्यूटी होगी, लीनियर रिलेशन होगा, और न ही उसमें नॉर्मलिटी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम गणना करेंगे तो वहां पर हम पॉइंट बाय सीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की गणना करेंगे, एक कंटिन्यूअस सीरीज का हो और दूसरा रियल डिकोटोमी वाला हो, उसमें चूंकि ना लीनियरिटी है ना उसमें नॉर्मलिटी है। तो इस तरह का जब डेटा हमारे पास होता है तो उस स्थिति में हम गणना करते हैं पॉइंट बाय सीरियल की। ये लगभग पियर्सन का ही वो होता है। अगर आप गणना करेंगे तो दोनों मेथड से आप गणना करेंगे तो लगभग एक ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हमारे पास 4 फोल्ड टेबल होती है। ठीक है, जहां पर 2 वेरिएबल होते हैं जिनमें अजम्पशन कंटिन्यूटी का भी होता है, नॉर्मलिटी का भी होता है, लेकिन दोनों वेरिएबल 2-2 हिस्सों में बटे होते हैं। तो 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, ए वेरिएबल है, इसके भी 2 हिस्से आपने कर दिए। जैसे हमने कहा समायोजित को समायोजित। ठीक, दूसरा वेरिएबल है उसके भी 2 हिस्से कर दिए हमने, वो भी कंटिन्यूअस सीरीज का है। ठीक है, अगर हमने कहा मान लीजिए 80 से ऊपर का स्कोर वाला, 80 से बिलो वाला, जो भी जिस आधार पर भी आप करें, तो दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस सीरीज में भी होते हैं, एजम्पशन उनमें नॉर्मलिटी की भी होती है, लेकिन उनको हम किसी कारण से 2 हिस्सों में बांट देते हैं, दोनों वेरिएबल को, जहां पर रियल डिकोटोमी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बाकी वो नॉर्मलिटी और लीनियरिटी उन वेरिएबल के बीच में होती है। तो इसको हम 4 फोल्ड टेबल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अगर चर आपके पास हैं तो उस स्थिति में आप टेट्राकोरिक कोरिलेशन की गणना करते हैं, चतुष्कोणिक सहसंबंध गुणा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल हमारे पास होते हैं यही 4 फोल्ड वाले, तो जहां पर 2 वेरिएबल होते हैं और दोनों में रियल डिकोटोमी होती है। ठीक, तो अब उनमें ना नॉर्मलिटी होगी, अगर रियल डिकोटोमी है तो नॉर्मलिटी भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम गणना करते हैं तो वो हाई कोफिशिएंट की गणना। तो अब जब हम कोरिलेशन की गणना करते हैं तो कोरिलेशन केवल ये बताता है कि 2 चरों के बीच का एग्रीमेंट किस तरह का है, इसको कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं कह सकते। ठीक है, केवल ये बताता है कि भाई ये चर इसका इस मात्रा में फॉलो कर रहा है, इस मात्रा में अनुसरण कर रहा है, इनका संबंध इस तरीके का है। मान लीजिए कि किसी 2 चरों के बीच में 0.95 का कोरिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 चरों में अब वो क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हुआ, जब एक चर की मात्रा बढ़ने पर दूसरे में भी बढ़े या उसके घटने में दूसरे में भी कमी आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। अगर परफेक्ट होगा तो मात्रा बढ़ेगी एक की तो दूसरे की भी बढ़ेगी, घटेगी तो दूसरे की भी घटेगी, लेकिन अनुपात भी उसमें समान होगा, एक रेशियो में बढ़ेंगे भी, एक रेशियो में घटेंगे। ठीक हो गया। अब 0.95 वेरी हाई कोरिलेशन है। मान लो 2 सब्जेक्ट के बीच में, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में 0.95 का कोरिलेशन है, तो सामान्य तौर पर हम क्या कह देते हैं कि साइकोलॉजी वाला जो है उसकी सोशियोलॉजी भी अच्छी होगी या सोशियोलॉजी वाले की साइकोलॉजी भी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट केवल कोरिलेशन नहीं बताता है, वो केवल ये बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि इन दोनों के बीच में संबंध है, उच्च स्तर का है। लेकिन एक उच्च स्तर का संबंध किसी और फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, जब तक आप उस फैक्टर को नहीं देखेंगे। ठीक है, या पार्शियल कोरिलेशन देखेंगे, थर्ड फैक्टर या जो और फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, उनके प्रभाव को जब आप कम करेंगे, अलग से निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ये कौन किसको कितना
कंट्रीब्यूट कर रहा है। केवल इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वेरी हाई कोरिलेशन है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अच्छे हैं। सामान्य तौर पर हम कहते हैं जिसकी गणित अच्छी है तो फिजिक्स भी अच्छी होगी। अब ये हो सकता है कि अच्छी हो, लेकिन किसी और फैक्टर को भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संबंध है वो कई कारण, रेसिप्रोकल रिलेशन भी हो सकता है। एक चर दूसरे चर को सहायता देता है, जैसे आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल थोड़ा सुधर जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक दूसरे को दोनों सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक कोरिलेशन दो चरों में से एक चर तो पहले वाले को सहायता करता है, लेकिन पहला वाला दूसरे को सहायता नहीं करता। ठीक है, तो एक तो कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके स्कोर है और आपका इंटेलिजेंस है। स्कोर बढ़, इंटेलिजेंट आप हैं इसलिए स्कोर तो बढ़ रहा, लेकिन स्कोर बढ़ने से आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, केवल एक ही फैक्टर दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि किसी दो फैक्टर को कोई तीसरा फैक्टर सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, आपके दो सब्जेक्ट के बीच में अच्छे नंबर आ गए। ठीक, तो अब उसमें हो सकता है कि वो दोनों फैक्टर एक दूसरे को उतना सपोर्ट ना कर रहे हों, बल्कि कोई थर्ड फैक्टर है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दो विषय में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हमने कोरिलेशन निकाला, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो कोरिलेशन भी अच्छा आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, हाई आएगा। हो सकता है कि वो बच्चा वो बच्चे जिनका हम स्कोर कंपेयर कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, तो थर्ड फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो बुद्धिमान है, इसलिए उसके दोनों विषय में हो सकता है तीसरे में भी नंबर अच्छे हों। वो इसलिए नहीं कि ये विषय में ज्यादा हैं इसमें ज्यादा हैं, दोनों इसकी वजह से आए हैं, तो इसलिए ये थर्ड फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंट। वो बुद्धिमान था इसलिए उसके दोनों में स्कोर कम आए। जैसे वैसे साधारण भाषा में आप समझें तो कभी कभी क्या होता है कि पड़ोस में रहने वाले दो लोग जब आप कॉलेज को आते हैं, ठीक है, आप लोगों के बहुत ज्यादा विचार नहीं भी मिलते हैं, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा साथ साथ जाओ, साथ साथ आना, साथ होगा। ठीक है, उस स्थिति में आप साथ आते हैं, आपके विचार बहुत ज्यादा नहीं भी मिलते हैं, तो थर्ड फैक्टर सपोर्ट कर रहा हूं पर कि घर वाले कह रहे हैं कि तुम साथ साथ जाओ, साथ साथ आओ, साथ भी रहेगा, ठीक रहोगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ साथ आ रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं तो बहुत अच्छे संबंध होंगे, थर्ड फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि उस वजह आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यही संबंध अच्छे हैं या ये अच्छे संबंध किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोरिलेशन का हाई होना, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब तक कि हम अन्य उसको ना देखें। केवल कोरिलेशन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है तो इसमें इसकी वजह से बढ़ोतरी आई या इसका कारण है, इस कारण से ये कॉज है, या इसका कॉज और इफेक्ट का रिलेशन कोरिलेशन नहीं बताता है। इसके लिए हमको आगे अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके हम बताते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है या नहीं। इसके अलावा पैरामेट्रिक मेथड में अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रेंशियल के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में जो अगला मेजरमेंट हम करते हैं वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य वितरण। ठीक है, तो सामान्य वितरण के आधार पर ही जो आगे आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो बेस करती है। ठीक, तो सामान्य वितरण हमको ग्रुप के किस तरह की स्थिति है वो हमको बताती है, या ग्रुप का डेटा, जब हमें बात कर रहे थे डेटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्यूड डेटा का मतलब है एक तरफ को ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो एक तरफ का आप चले जाएगा। ठीक, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन घंटाकार ना होकर के किनारे को चले जाएगा। तो ये जो अगला फैक्टर है वो जो डिस्क्रिप्टिव जो वर्णन हम करते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपसे पहले कहा था कि
कोरिलेशन के आधार पर, सॉरी, मानक विचलन के आधार पर केवल हम ग्रुप का डेविएशन नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि उस ग्रुप में इसकी मात्रा लगभग लगभग कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बताते हैं। जहां पहले मुख्य रूप से तो आप समझ लीजिए कि दो वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए। एक तो है स्क्यूनेस, विषमता, जब आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग घंटाकार आकार का बनता है, ठीक है, जिसके ±1 में 68.26% केसेज होते हैं, ठीक, ±2 में 95.44% और मीन ±3 में 99.73 लगभग 100% केसेज होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यानी मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं जब हमारे पास स्कोर मिडिल में ज्यादा होता है और क्रमशः ऊपर तथा नीचे की तरफ को कम होता चला जाता है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम मोटे तौर पर मानते हैं। इसकी कई विशेषताएं हैं। तो अब यहाँ पर कि आप जब वर्णन कर रहे हैं ग्रुप का, तो स्क्यूड डेटा से मतलब है दो तरह की होती है स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, जब हमारे पास इसको जो टेस्ट है, जो ग्राफ बनेगा वो घट्टाकार बन गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लगभग से समान है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसका मतलब है कि स्कोर लेफ्ट साइड को हमारे पास ज्यादा है। लेफ्ट साइड को स्कोर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो टेस्ट जो है उसमें गुण की मात्रा इधर कम मात्रा में वो गुण है। अगर इधर को आपका चले गया राइट हैंड साइड को, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो स्क्यूनेस है या नहीं है, नहीं, जो ग्राफ है वो किस साइड को आपका जा रहा है, ठीक है, ये ग्रुप की स्थिति को बताता है। उस गुण विशेष के आधार पर उसमें गुण की मात्रा किस तरह की। दूसरा कोर्टोसिस या ककुदता, जिसकी हिंदी है, तो ये पीकनेस को बताता है। जो ग्रुप की स्थिति हमारी है उसमें जो अब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसकी पीकनेस को बताता है। ठीक, ये तीन तरह के होता है, लिप्टोप्रोटिक, मीजोप्रोटिक और प्लेटिक। ठीक, जब एकदम पीक बन गई इसका मतलब है अधिकतर स्कोर मीन के पास है, दाएं बाएं नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो मीजोप्रोटिक आपके पास ग्राफ होगा कि लगभग बेल शेप। प्लेटिकोटिक फ्लैट टाइप का बनता है, जिसमें ये है कि ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा डेविएटेड है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक उसका स्कोर है। ठीक है, ये ग्रुप की स्थिति बताता है। दूसरा, हम टोटल ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप का मीन 50 है, ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, अब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के आधार पर हम टोटल ग्रुप के बारे में बता सकते हैं भाई उसमें गुण की मात्रा कितनी हो सकती है। तो मीन प्लस माइनस, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की बात की, तो हमने कहा कि मीन प्लस माइनस 1 SD यूनिट के अंतर्गत टोटल पॉपुलेशन के कितना 68.26% केसेज होते हैं। ठीक है, ये कहां से पता चला हमको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखकर। ठीक है, अब अगर हमको ग्रुप को के गुणों के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे? ग्रुप का मीन हमारे पास है, निकाला हमने, वर्णनात्मक में स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाला। अब वो ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ठीक हो गया, 50 + -5 = 68.26% केसेज। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि इस समूह का जो इस गुण विशेष में स्कोर है ये 45 से लेकर के 55 के बीच में होना चाहिए। कितने परसेंट केसेज में? 68.26%। यानी उस समूह का जिसकी बात आप कर रहे हैं उनमें से 68.26% लोगों का जो स्कोर है वो 45 से लेकर के 55 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 2SD आप कर सकते हैं। टोटल ग्रुप की बात आप करते हैं
तो 3SD आप ले सकते हैं। तो मीन प्लस माइनस 3SD इक्वल टू 99.73% कैसे, ठीक है। अब मीन 50 था, प्लस माइनस 3SD, ठीक है, 3 इंटू SD 15 होगी। 50 प्लस माइनस 15 के बीच में लगभग टोटल जो समूह है उसका स्कोर उसमें होना चाहिए। यानी कितना हो गया, 65 और 35, ठीक, 35 से 55 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे ग्रुप का आप देखेंगे किसमें कौन होमोजीनियस ग्रुप है, कौन हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसके बारे में आप इसके आधार पर गणना कर सकते हैं कि ये भी वर्णन करता है केवल इसका। लेकिन जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो ये केवल ये फाउंडेशन है आपका। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन है, ठीक। जब आप आगे गणना करते हैं तो तब आप देखते हैं कि मीन के बेस पर ही आप आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लेते हैं, ठीक। जब आप अनुमान लगाते हैं विभिन्न का, सैंपल स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में जब आप देखते हैं तो ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा भाई, आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आप पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसी तरह से कब नॉन पैरामेट्रिक का उपयोग करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने विभिन्न जो समूह हैं उनके गुणों का वर्णन आप करते हैं। और जैसे हमने वहाँ बताया था कि मीन का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब अगली स्टैटिस्टिक्स हमको करनी पड़ती हैं, जैसे कोरिलेशन है या उधर टी टेस्ट क्रिटिकल रेशियो निकालना हो या अन्य सांख्यिकी गणनाएं हमको करनी होती हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास अन्य सांख्यिकी गणनाएं करनी होती हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके तो ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जो हम अधिकतर यूज करते हैं तो ये सारी विधियां हैं और इनके आधार पर ही हम आगे गणना करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट से मेरे रिक्वेस्ट है, या आप लोग पूछ लीजिए कि आपको शोध में कोई प्रॉब्लम हो रही हो और किस तरह की स्टैट आपको यूज करनी चाहिए, आपका टॉपिक क्या है, तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग आमंत्रित हैं यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। क्लियर हो गया शायद। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि हमको अपने शोध में किस तरह से डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि बेस होता है हमारा और जनरली थीसिस में देखा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट ही गलत लगी होती है, तो आप ये पूछ लीजिए या आप क्लियर कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम के साथ कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर नहीं है कोई, शायद मुझे लग रहा है सभी समझ में आ गया बच्चों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे बच्चों के, इवन हम सभी लोगों के कई कंसेप्ट जो आज तक क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो गए हैं। पार्टिसिपेंट्स को मैं आगे इसी से जो आज अपने डिस्क्रिप्टिव पर लेक्चर सुना है इसी को अब हम SPSS के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हमारे जब भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें आपको SPSS के द्वारा डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टेट को एनालाइज करना सिखाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है और कल को हम 10 बजे आप लोगों से पुनः मिलेंगे। फीडबैक फॉर्म आज का आप लोग फिल कर दीजिएगा, जो भी आपके स्पीकर थे उनके वो आप फीडबैक फॉर्म उनका भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये मीटिंग समाप्त होती है। थैंक यू।